Hello everyone, I am Govinda from Matamundi Oswald Public School. Please subscribe and like our YouTube channel. And we are doing now Social Science for Class 8 book from Punjab School Education Board. And Part 2, History, our past third, Chapter 16, The Education and the British Rule. बेटा इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश रूल था, जब उन्होंने हम उस समय हमारे देश में एजुकेशन वो लेकर आए थे और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, उन्होंने कैसे सोचती है हमारे देश में और वो एजुकेशन लाकर क्या करना चाहते थे। इन एशियन टाइम्स देयर वर अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन, पर देखा भी ये भी है कि ये पुराना समय था हमारा, वहाँ पर भी एजुकेशन के जो अरेंजमेंट प्रॉपर थे। द एजुकेशन वॉज इन पार्ट टू बोथ वुमेन एंड मैन, ये दोनों को ही दी जाती थी, स्त्री और पुरुष को। हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, अभी जो हमारा मॉडर्न पीरियड है ये कब शुरू हुआ, उसके साथ कैसे ये एजुकेशन आई, मॉडर्न एजुकेशन कैसे आई। जैसे कि ब्रिटिश ने हमारे देश के अंदर एंटर किया, वैसे ही हमारे देश का जो था मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। Before coming of the Britishers in India, religious education was given in the ashram, pathshala, madrasa, temple and mosques. ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जैसे कि सभी को मालूम ही है, यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो आश्रम में, पाठशाला, मदरसा, टेम्पल थे मॉस्क में, मस्जिद में दी जाती थी। स्कूल इन मॉस्किस, मस्जिदों के स्कूल को वर कार्ड मकतबा, उनको मकतबा कहा जाता है। पाठशाला इन टेम्पल, एंड गुरुद्वारास, गुरुद्वारा और टेम्पल में पाठशाला कहा जाता है। इन दिस स्कूल्स एंड द रिलीजियस बुक्स वर टॉट इन देयर ओन लैंग्वेज, और इन स्कूल में क्या रिलीजियस जो धार्मिक किताबें थी उसकी ही लैंग्वेज में, मतलब कि जो लैंग्वेज थी उस समय उस लैंग्वेज में टॉट करवाई जाती थी। हिंदू स्टूडेंट्स टॉट अबाउट सनातन रिलीजन, रिस्पेक्ट द काउ एंड द ब्राह्मण्स। हिंदू जो स्टूडेंट थे उनको सनातन रिलीजन के बारे में जानकारी, जहाँ उसकी स्टडी करवाई जाती थी। गाय की रिस्पेक्ट करना और ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करना, ये उनको सिखाया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक इन मकतबास, इन गुरबिंग एंड पंजाबी इन गुरुद्वारास, एंड इन हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज इन टेम्पल एंड पाठशाला। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक बताया गया कि एजुकेशन कैसे दी जाती थी। मकतबा विच अरेबिक, पर्शियन, उर्दू लैंग्वेज थी वो करवाई जाती थी। पंजाबी और गुरमुखी गुरुद्वारास में, हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज टेम्पल और पाठशाला में करवाई जाती थी। जो रिलीजियस लीडर थे हमारे, लाइक मौलवी, पंडित, यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स, ये टीच करवाते थे। For higher studies, high schools were there where the students belong to all religions are imparted education. For higher education in Hindi and Sanskrit schools and colleges was opened in a big cities like Banaras. Schools were opened even for the education in handicrafts and trades, which were known as Mahajan school. विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनको तो करवाने वाले जो थे हमारे रिलीजियस लोग थे, जैसे कि मौलवी, भाई जी, पंडित थे। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े स्कूल भी होते थे और वहाँ पर सभी धर्मों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। हिंदी तथा संस्कृत के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था उनको बनारस जैसे बड़े शहरों में स्कूल तथा कॉलेज वहाँ पर खोले गए। व्यापार तथा दस्तकारी के प्रशिक्षण के देने के लिए भी स्कूल खोले गए थे, जिनको महाजन स्कूल कहा जाता था। अब आगे आपको आता है कि मदरसा क्या होता है। इन लर्निंग प्लेस, शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को अरबी भाषा में हम लोग मदरसा बोलते हैं। द न्यू एजुकेशन सिस्टम,
The British introduced new education system in India. Under this system, which main purpose was used to students for self-thinking, English language and the Western literature was taught in spite of the Indian languages. अब जब अंग्रेज भारत में आए तो वो अपने साथ एक न्यू एजुकेशन था, जो शिक्षा प्रणाली अपने साथ लेकर आए। उन्होंने इस सिस्टम के अंडर क्या किया, उनका मेन पर्पस क्या था? वो स्टूडेंट्स को सेल्फ थिंकिंग देना चाहते थे कि अपने आप में बारे सोचने का, उसके अंदर ये वाली हैबिट डालने का। इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न लिटरेचर, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा वेस्टर्न जो साहित्य था उसके बारे में इंडियन लैंग्वेज की बजाय वो उनको अपने बारे में सोचने के लिए इंग्लिश जो हमारी भाषा है वो और हमारे वेस्टर्न लिटरेचर जो पश्चिमी हमारा साहित्य है उसके बारे में ये पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, फिर न्यू स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए, तो और इंग्लिश लैंग्वेज से उसके लिटरेचर का उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। एंड फिक्स सिलेबी वर फॉर्म्ड एंड मोर अटेंशन बिगन टू गिवन टू द टेक्निकल एजुकेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टेक्निकल जो थे लैंग्वेज थी, एजुकेशन थी, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। पर्पस टू स्टार्ट वेस्टर्न एजुकेशन, उनका पर्पस क्या था? द ब्रिटिश नीडेड एजुकेटेड पीपल टू रन इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये चाहते थे कि जो राष्ट्र का जो प्रशासन है वो एजुकेटेड पीपल है वो चलाएं। दे नीडेड, वो उनका ये आवश्यकता भी थी, उनको ज़रूरत भी बन गई थी, बिकॉज द नीडेड द पीपल हु कुड नॉट लिसन द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियंस कुड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। वो आपस में देखो, एक तो वो लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक तो डिफरेंट थी हमारे देश के वासियों के लिए, वो बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कि दोनों को जो हिंदी भी समझ सकता था, इंग्लिश भी समझ सकता था, और दोनों इंडियंस और इंग्लिश पीपल थे जो दोनों के बीच को भाषा को समझाने के लिए उन्हों के लिए किसी पर्सन की, लोगों की उनकी ज़रूरत थी जो ब्रिटिशर्स की बात को इंडियन में समझा सकें। इन द व्यूज़ ऑफ द ब्रिटिशर द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस कुड ईजिली बी एग्री टू कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी। अंग्रेज़ों का ये विचार था कि अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षित भारतीय लोग हैं उनको सरलता से ईसाई धर्म अपनाने के लिए हम लोग सहमत में उनको कन्वर्ट जल्दी से कर सकते हैं। आगे है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। अभी ये तो उनका रहा पर्पस क्या था कि उनको ऐसे शिक्षित लोगों की ज़रूरत थी जो उनको भारतीय लोगों को समझने में अंग्रेजी भाषा में वो आपस में बातचीत कर सकें, और उसको सेकंड था कि वो उसको अपने धर्म में, अपने जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे कन्वर्ट कर सके आसानी से। अभी उसने डेवलप कैसे किया वेस्टर्न एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जैसे ही भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था थी अंग्रेजों के शासनकाल में ही स्थापित हो गई थी। इन 1641 AD द प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड imparting education to India. In 1715 AD company opened St. Mary Charity School in Madras. Lord Warren Hastings जो नागरत्न ओपन संस्कृत स्कूल है। और 1641 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारतीय लोगों को भी शिक्षा देनी उन्होंने शुरू कर दी। 1715 में कंपनी ने मद्रास में सेंट मेरी चैरिटी स्कूल खोला। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग जो नागरत्न ने यहाँ पर एक संस्कृत कॉलेज भी खोल दिया। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1813 AD to 1854 AD। In the Chartered Act of the 1813, government planned to spend 1 lakh rupee of education every year, but this money could not be spent because of lack of the fixed education policy of the government.
सरकार ने 1813 में चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने ये सोचा था कि हर एक साल मतलब कि प्रत्येक वर्ष वो 1 लाख रुपया ही उन्होंने प्लानिंग किया कि हम लोग स्टडी के ऊपर इसको खर्च करेंगे, परंतु शिक्षा के बारे में कोई भी निश्चित नीति ना होने के कारण ये क्या थी राशि जो उनके पास थी अमाउंट थी उन्होंने खर्च नहीं की। 1823 AD में कमिटी वॉज कंस्टिट्यूट टू द डिस्कस द एजुकेशनल पॉलिसी बट डिसएग्रीमेंट सर्टन अमंग द मेंबर्स। और 1823 में शिक्षा नीति के विचार करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, परंतु सदस्य के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया। कुछ सदस्य इस राशि को पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में देने पर खर्च करने में एक तो ग्रुप उनका बन गया। दूसरा जो सदस्य वो थे वो ये चाहते थे कि जो शिक्षा का मन है प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। प्रादेशिक भाषाएं कौन सी, जैसे कि हमारी संस्कृत थी, फारसी थी, अरबी थी, वैसे ही होनी चाहिए। लॉर्ड मैकॉले ने जो कि 1835 में शिक्षा कमेटी का प्रधान बनाया गया, तो उसने भी अपना जो निर्णय था वो सामने रखा। वो था पश्चिमी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको उसने सामने ला कर रख दिया। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा पद्धति को अपनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। और 1854 AD में जो प्रेसिडेंट था बोर्ड का, कंट्रोल चार्ले वुड्स ने, उन्होंने रिकमेंड किया जिसको वुड डिस्पैच से कहा जाता है। उनकी जो रिकमेंड्स क्या थी, एक तो ये था कि हर एक स्टेट में शिक्षा का विभाग खोला जाना चाहिए। सेकंड है अध्यापकों को भी प्रशिक्षण के लिए शिक्षा संस्थाएं खोलनी चाहिए। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आदि में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्थापित करनी चाहिए। और फोर्थ था स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किया जाए। चार्ल्स वुड ने डिस्पैच के आधार पर 1857 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के स्थान पर यूनिवर्सिटी वगैरह स्थापित की। और 1857 में 64 में उन्होंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में स्थापना की। Setting up of the Hunter Commission at 1882 AD. For the growth of the education, the government set up the Hunter Commission. 82 में सरकार ने शिक्षा का विकास करने के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की। उसने अपने कौन से जो रिकमेंड्स कौन सी की उसके बारे में, एक तो प्राइवेट स्कूलों को बहुत सी ग्रांट देनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूलों में सुधार करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन फॉर द वुमेन के लिए भी उन्होंने विशेष शिक्षा का भी उन्होंने सोचा कि स्पेशल उनके लिए भी अरेंजमेंट करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी गिवन फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन भी उनको स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरी इंटरफेयर इन स्कूल एंड कॉलेजेस। मेन बात क्या थी कि गवर्नमेंट को अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्कूल और कॉलेजेस के बीच में। द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द हंटर कमीशन। गवर्नमेंट ने सारी जो रिकमेंड की थी हंटर कमीशन की सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया। विच बिकेम द मेन बेस फॉर द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ये हमारे मॉडर्न एजुकेशन का एक बेस बन गया। इंडियन यूनिवर्सिटी लॉ 1904 AD। लॉर्ड कर्जन ने पास किया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अकॉर्डिंग दिस एक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटी इंक्रीज। नेशनलिस्ट अपोज दिस एक्ट। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जो विश्वविद्यालय का ये कानून पास किया, तो इस एक्ट के अनुसार क्या था, ये यूनिवर्सिटियों में सरकार का जो इंटरफेरेंस था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और राष्ट्रवादियों ने इस एक्ट का विरोध किया था। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल कमेटी 1917 AD। गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंट्रल कमेटी इन 1907 AD फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन विच प्रेजेंट सर्टेन रिकमेंडेशंस। उन्होंने सेंट्रल कमेटी में भी उन्होंने कुछ 1907 में इसकी कमेटी की जो नियुक्ति की और इस सिफारिश की भी स्कूल के स्तर पर शिक्षा का माध्यम पहले
जो रिकमेंड्स है वो किया। एक तो था मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एट द स्कूल लेवल शुड बी अ वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड लेटर इट कैन बी इंग्लिश। पहले तो उन्होंने ये किया कि जो स्कूल के स्तर पर शिक्षा का मान्य पहले तो भारतीय भाषा, फिर बाद में अंग्रेजी होना चाहिए। रिफॉर्म्स शुड बी मेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, जो प्रशिक्षण की प्रणाली में सुधार किया जाए। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टूवर्ड्स टेक्निकल एजुकेशन, या तकनीकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट कंट्रोल शुड बी रिड्यूस ओवर द यूनिवर्सिटीज़, और जो गवर्नमेंट है उनका विश्वविद्यालय के ऊपर नियंत्रण उनका कम किया जाए। वाइस चांसलर शुड बी अपॉइंटेड इन एवरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है उपकुलपति उसकी नियुक्ति की जाए। हार्टोग कमेटी 1928, इस कमेटी ने भी कुछ अपनी रिकमेंडेड्स की कुछ सुधार करने के लिए, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी एंड द टीचर शुड बी पेड मोर सैलरीज, नो नेसेसरी एक्सपेंडिचर शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। उन्होंने 3 चीज़ें बताई। पहला तो ये था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपल्सरी होनी चाहिए, टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, नो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो एजुकेशन के दौरान, कोई भी शिक्षा पर कोई भी व्यर्थ खर्चा ना किया जाए। बेसिक एजुकेशन 1937-18, महात्मा गांधी सजेस्ट टू इंट्रोड्यूस, बेसिक एजुकेशन के लिए महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू हिम, महात्मा गांधी के अनुसार द एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी टू द चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स तक। जो उन्होंने बताया कि बच्चों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। दे शुड बी गिवन एजुकेशन इन हैंडक्राफ्ट आल्सो, और इनको दस्तकारी की शिक्षा भी देनी चाहिए। सार्जेंट स्कीम 1943, सार्जेंट ने शिक्षा के विकास के लिए सरकार को 1943 में भी कुछ सुझाव दिए, और प्राइमरी शिक्षा देने से पहले नर्सरी स्कूलों में शिक्षा दी जाए, और 6 ईयर से लेकर 15 ईयर्स तक के विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा दी जाए। Adult assurance should be given, limited students should be given admissions to colleges, कॉलेज और सीमित विद्यार्थियों को प्रवेश कर दिया जाए। सीमित विद्यार्थी होने चाहिए, लिमिटेड स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, अभी ये सभी ने अपनी अपनी स्कीम, सभी ने अपने जो कुछ कमेटी बनाई, जो कुछ भी किया देश के एजुकेशन के लिए कर तो दिया, पर उसका वेस्टर्न एजुकेशन का हमारे ऊपर कौन सा इफ़ेक्ट पड़ा उसके बारे में बताते हैं। ड्यू टू ब्रिटिश एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कल्चर केम इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया, इंडिया में होंद में क्या आया, ब्रिटिश एजुकेशन के कारण मिनिस्ट्रियल कल्चर हमारा होंद में आ गया। ड्यू टू एक्सपेंसिव एजुकेशन मोस्ट ऑफ द इंडियंस रिमेन इलिटरेट, जो एजुकेशन थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से जो बहुत सारे इंडियन थे वो अनपढ़ रह गए। इंडियन लैंग्वेज कुड नॉट डिवेल्प, जो देश की हमारी लैंग्वेज थी वो डिवेल्प ना हो पाई सकी। ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन प्रिवेंट सुपरस्टिशंस कुड बी रिमूव्ड, और जो अंधविश्वास था वेस्टर्न एजुकेशंस के कारण वो भी अंधविश्वास कुड बी रिमूव शुरू हो गया, करना स्टार्ट कर दिया गया। Due to Western education, India has studied the history of the countries and contributed to a independent country. Western education के साथ दौरान इंडियंस हैव स्टडी द, इंडियन ने जो स्टडी की किसकी, दूसरे देशों की भी स्टडी की, और उन्होंने भी अब देश को आज़ाद करने के लिए जो कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में भी सीखा। एजुकेशन एंड इंडियन रिफॉर्मर्स, many Indian literates participate in the discussions over the Western education system in India. Many intellectuals agreed with the view that the Western education would create the feeling of the nationalism, which was necessary to preserve the Indian culture. Now we get
now we would get the information of the efforts related with the educations by the Indian reformers. जैसे में है एजुकेशन शिक्षा और इंडियन रिफॉर्मर्स में सुधारक। भारतीय सुधारक कौन कौन थे? भारत में अंग्रेज़ों की जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली थी उनकी नीतियों के बारे में तो बहस पहले से ही हो रही थी। इसमें भी कई विद्वानों भारतीय विद्वानों ने भी अपना योगदान दिया। सबसे पहले ये कुछ विद्वान ऐसे थे जो इस बात पे उन्होंने एग्री किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भारतीयों में क्या होगी, राष्ट्रीय भावना पैदा करेगी और जो भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। अब हमें क्या है भारतीय सुधारकों के बारे में इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहला है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो था भारतीय लोगों के प्रचलित अंधविश्वास तथा झूठे रीति रिवाजों को समाप्त करने के लिए शिक्षा के विकास के लिए उसने बहुत सारा प्रयत्न किया। He was in the favor of the imparting graduation to the Indians. वे भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने में पक्ष में था। वह स्वयं बंगाली, फारसी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, ग्रीस भाषाओं को खुद को ज्ञान था। उन्होंने 2 समाचार पत्र भी निकाले और व्याकरण, भूगोल, खगोल, विज्ञान, बीजगणित के विषयों में की बंगाली भाषा में भी उसने अपनी बुक लिखी। उन्होंने शिक्षा का जो विकास करने के लिए कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। उन्होंने स्वयं खर्च करके कलकत्ता के स्थान पर एक अंग्रेजी स्कूल तथा वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं वॉज द फेवर ऑफ द इम्पार्शियल संस्कृति वैदिक एजुकेशन अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एजुकेशन। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ये चाहते थे कि हमें संस्कृत वैदिक शिक्षा के साथ साथ हमें पश्चिमी शिक्षा भी देने के में भी फेवर में थे। उन्होंने बहुत सारे भारत में पंजाब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूल कॉलेज गुरुकुल की स्थापना भी की, परंतु 86 में जब दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु होगी उसकी याद में उन्होंने लाहौर के स्थान पर दयानंद एंग्लो स्कूल भी स्थापित किया। इसके पश्चात 1889 में उस स्कूल के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज भी स्थापित कर दिया। पहले तो स्कूल उन्होंने बना दिया, आफ्टर दैट उन्होंने कॉलेज भी स्थापित कर दिया। इसमें क्या हुआ, जो विद्यार्थी को हिंदू मतलब कि जो लिटरेचर था, संस्कृत था, वेदों की शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। बाद में होशियारपुर, जालंधर, कानपुर आदि शहरों में भी उन्होंने DAV स्कूल स्थापित किए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी समय के मेरठ में कन्या महाविद्यालय स्थापित भी किया गया था। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी। उनके अनुसार क्या था कि जो धर्म है उनके द्वारा ही समाज का सुधार के लिए हम लोग कर सकते हैं, और वो भारतीय संस्कृति का अमेरिका तथा यूरोप में प्रचार किया गया। इस मिशन ने समाज का सुधार करने के लिए अनेक स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, हॉस्पिटल और ऑर्फेनेज, टूरिस्ट मोहनदास सोसाइटी और अनाथालय थे वो सारे स्थापित किए। नेक्स्ट है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे। उन्होंने बंगाली भाषा में भी प्रीमियम वर्ण परिचय नाम की एक बुक लिखी जिसमें भाषा सीखना सरल बनाया गया, जो कि वर्तमान समय में भी प्रचलित है। उसने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया। नेक्स्ट है हमारा एनी बेसेंट एंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट विद्वान ने भारत में जो लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल तथा कॉलेज स्थापित तो कर लिए थे। उन्होंने बनारस में केंद्रीय हाई स्कूल स्थापित किया, जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर भी इस प्रकार में ही ऐसे आते हैं। महात्मा गांधी जी व्यूज़ रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। अभी महात्मा गांधी जी का वेस्टर्न एजुकेशन में क्या विचार थे। महात्मा गांधी जी सोच रहे थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है उन्होंने हमें
गुलाम बना दिया है, स्लेव कर दिया है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, इंडियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत जो इंडियंस है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनकी सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता से। स्टूडेंट्स हु वर स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूशंस प्रेज्ड एवरीथिंग फ्रॉम द वेस्ट। जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहे थे वो उनके वेस्टर्न से, मतलब कि जो पश्चिम का जो भी हर एक चीज़ की वो प्रेज कर रहे थे। इवन दे स्टार्टेड प्रेजिंग ब्रिटिश रूल फर्स्ट। पहले तो सभी बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स में क्लास स्टडी ले कर रहे थे, उन्होंने उनके ब्रिटिश के रूल का भी उन्होंने प्रेजेंस स्टार्ट कर दी। नहीं क्या था, ये अंग्रेजी राज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे में during the national movement, the students were told to leave these institutions and show the Britishers that they are no longer their slaves. और उन्होंने क्या किया, और स्टार्टिंग में जब उन्होंने देखा कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो ही ब्रिटिश रूल की प्रेस कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन्होंने नेशनल मूवमेंट जो भी उन्होंने आंदोलन चलाया दौरान स्टूडेंट्स को ये कहा कि ये इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो, और जो ब्रिटिशर्स है वो हमें बहुत लंबे समय तक हमें गुलाम नहीं बना सकते। दोज इंडियंस हु स्पोक फॉरेन लैंग्वेज कुड नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली विद इंडियन पब्लिक। और जो ये थे वो उस समय हमारी हालत क्या बन गई थी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्यों? क्योंकि जो इन संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनको तो ना ही अच्छे से वो हिंदी बोल पाते थे और ना ही समाज के साथ अच्छे से जुड़ पाते थे। वो घरेलू कामकाज से अपना जी चुराने लगे, क्योंकि जो घरेलू कार्य करना उनके अपने ये सोच रहे थे कि ये हमारी डिग्निटी नहीं है, हमारी शान के खिलाफ है। और जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो बेरोज़गारी थी वो डेवलप हो गई। और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, वेस्टर्न एजुकेशन स्पोर्ट्स ओनली बुकिश नॉलेज एंड गिव नीदर प्रैक्टिकल नॉलेज। वो क्या थे, गांधी जी का विचार था कि जो एजुकेशन है स्पोर्ट्स ओनली बुकिश नॉलेज, कि उन्हें सिर्फ पश्चिमी शिक्षा में केवल पढ़ने और लिखने तथा जो बुक्स है वहाँ पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता था, और जीवन अनुभव थे उनको, व्यवहारिक प्रैक्टिकल उनको नॉलेज नहीं थी। उनके अनुसार पढ़ रहे जो भी विद्यार्थी थे वो अपने उनकी According to him, studying students' brain and conscious should be developed with education. वो ये चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ब्रेन और चेतना है वो भी एजुकेशन के साथ डेवलप होनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड वर्क themselves and should develop skills how to work according to different kinds of system. With their brain, the capacity to work is developed due to some reason. Mahatma Gandhi ji introduced basic occupations training program. और भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को अपने जब वो उनके अनुसार जो पढ़े विद्यार्थियों के उनके मस्तिष्क और आत्मा भी विकसित ऐसी होनी चाहिए कि उनको जो अपने हाथ से भी जो भी कार्य हो वो कर सकते हैं, और उनको प्रशिक्षण लेना भी पड़ सकता है। जो भिन्न भिन्न वस्तुएं किस प्रकार काम करती हैं, इसमें बुद्धि एवं समझने की योग्यता विकसित होती है। और इन्हीं कारण की वजह से जो बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम है वो तैयार किया गया, जिसमें बच्चों को स्कूल द्वारा कामकाज करने की भी शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर को तो बेटा सभी ही आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि इन्होंने कि कैसे इसने स्थापना की, क्यों इसने स्थापना की और क्या रीज़न था कि इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर का जो
उन्होंने 1901 में एक ऐसी उन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू किया जब वो बाल्यावस्था में थे। जब वो स्कूल जाना चाहते थे, स्कूल उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जेल में जाना प्रतीत होता महसूस होता। उनका वहाँ पर सांस की घुटन जैसे दम घुटता था वहाँ पर उनका। जो दूसरे विद्यार्थी थे वो अध्यापक को सुन तो रहे होते थे, पर टैगोर का वहाँ पर जो मन था वो नहीं लग रहा था और उसका मन भटक रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि स्कूल ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर कि बच्चे खुश रह सकें, आज़ादी से, रचनात्मक से एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के विचारों को वो रचनात्मक रूप दे सकें। ऐसी वो जो शिक्षा प्रणाली कठोर थी वो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उनसे मुक्त होनी चाहिए। अध्यापक विद्यार्थी को समझे और so such type of creative educations can be imparted in the natural atmosphere। ये ऐसा सब कुछ एक ऐसे नेचुरल एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। और सो ही डिसाइडेड द ओपन, उन्होंने रूरल एरिया में एक 100 किलोमीटर कलकत्ता से दूर एक रूरल एरिया में स्कूल ओपन किया। ही फेल्ट दिस प्लेस फॉर पीसफुल, और ये उनको ऐसा लगा ये बहुत ही शांतमयी जगह है वेयर पीपल कैन डेवलप देयर नेचर। वो नेचर के साथ साथ अपने आप को भी डेवलप करेंगे। और ऑल द महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर हैड सेम सजेशन, बट गांधी जी वॉज डेडली अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। और जो महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनके सजेशन तो एजुकेशन के लिए तो ठीक थे, बट जो गांधी जी थे वो वेस्टर्न एजुकल्चर के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। टैगोर वांटेड ए मिक्सचर। अभी टैगोर जी थे वो क्या चाहते थे, वो इन दोनों लैंग्वेज का मिक्सचर चाहते थे, द एलिमेंट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर एंड द इंडियन ट्रेडिशंस। देयर वॉज इम्पॉर्टेंट एजुकेशन ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड डांस एज वेल एज द साइंस एजुकेशन एक्स्ट्रा वॉज इम्पॉर्टेंट इन शांति निकेतन। वो शांति निकेतन में कला, संगीत तथा नृत्य के साथ साथ विज्ञान की शिक्षा पर भी वह बल देना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी बड़ौदा। बड़ौदा जो गुजरात का, जैसे कि सभी को मालूम में है, एक महत्वपूर्ण शहर है। ये शहर महाराजा सयाजी राव ने यूनिवर्सिटी के कारण प्रसिद्ध हुआ और ये यूनिवर्सिटी 1948 में एस्टैब्लिश हुई, बट द एक्चुअल क्रेडिट टू एस्टैब्लिश वाज यूनिवर्सिटी गो टू सयाजी III के श्रेय उसको जाता है। और बड़ौदा विश्वविद्यालय का नाम उसके नाम पर ही रखा गया। महाराजा सयाजी राव वॉज द फेमस इंटेलेक्चुअल, और प्रसिद्ध ये विद्वान भी थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन समय स्वदेशी का प्रचार किया। और महाराजा सयाजी राव तृतीय ने 1881 में बड़ौदा के एक कॉलेज की उन्होंने इस्टेब्लिश किया, बाद में यूनिवर्सिटी जिसको बना दिया गया। और यहाँ पर भारत और दूसरे देशों के जो विद्यार्थी थे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बड़ौदा के स्थान पर महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के साथ संबंधित 20 पब्लिक स्कूल तथा 100 से भी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं। गुजरात राज्य में केवल इस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है। और इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से 3000 जो स्टूडेंट थे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान जो पहला एक मुसलमान समाज सुधारक था। He started Aligarh movement in 19th century to reform in Muslim society and religion। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के प्रचलित जो भी धर्म का सुधार करने के लिए उन्होंने एक अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी। भारतीय मुसलमानों में प्रचलित जो अंधविश्वास थे, झूठे रीति रिवाज थे, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो हमारा इस्लाम
सुपर ईस्टर्न से जो फॉल्स ट्रेडिशंस थे और जो इंडियन मुस्लिम कल्चर में चल रहा था, वो उसको सिद्धांतों की उन्होंने व्याख्या भी की कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने तथा जो उनका साहित्य का अध्ययन करने पर तो जोर तो दिया, पर उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की। बाद में ये जो कॉलेज था अलीगढ़ आंदोलन की गतिविधियों का भी सेंटर बना और 1920 में इस कॉलेज के स्थान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। पहले तो उन्होंने जो सेंटर था उनका कॉलेज का मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की थी। फिर जो एक कॉलेज अलीगढ़ आंदोलन जो यहाँ पर मूवमेंट्स थी उसका केंद्र बन गया। फिर 1920 में स्थान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इस कॉलेज का जो प्रथम प्रिंसिपल मिस्टर बैग था, उसने मुसलमान लोगों को अंग्रेजी सरकार के निकलाने के लिए सर सैयद अहमद खान को बहुत सहयोग दिया और 1878 AD में सर सैयद अहमद खान को लोक सेवा आयोग का भी सदस्य बना दिया गया और 1882 AD में उनको वाइस लेजिस्लेचर का भी उपाधि सैयद जो मेंबर था वो नियुक्त कर दिया गया और 1888 में उनको सर की उपाधि दी गई। ही डाइड इन 1898 में उसकी मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट है हमारा अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट वॉज द पॉपुलर मूवमेंट। ये एक हमारा महत्वपूर्ण क्या था, जो प्रसिद्ध था, एक आंदोलन रहा जो विच वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान फॉर अवेयरनेस ऑफ मुस्लिम। ये जो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया था और बिकॉज अलीगढ़ वाज द सेंटर, ये हमारा सेंटर था मूवमेंट का और दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट, इसलिए इसको अलीगढ़ मूवमेंट भी कहा जाता है। द लीडर्स ऑफ this movement stressed upon and discard the false rituals and to get the western education। और वो इस आंदोलन के नेताओं ने मुसलमानों को कुरान सिद्धांत अपनाने, झूठे जो रीति रिवाज थे आज को त्यागने, पश्चिमी शिक्षा के ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया। इस आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान जो अंग्रेजी साम्राज्य के हक में थे, जिसमें अंग्रेजों की रियासत लेकर मुसलमानों के हितों की रक्षा कर सके। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी अलीगढ़। अलीगढ़ जो है हमारा यूपी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। शहर द सैयद 1920 AD द मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड। एक जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वहाँ की स्थापना की गई। हिदायतुल्लाह लीडर्स लाइक हिदायतुल्लाह खान एंड सैयद अहमद खान, ये हमारे जो लीडर्स थे, इन्होंने सोचा कि जो मुसलमान लोग हैं वो सर्वपक्षीय मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम की विकास करने के लिए, उनका मतलब कि ऑलराउंडर विकास करने के लिए अंग्रेजी भाषा तथा पश्चिमी साहित्य की उनको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। सो under the guidance of Sir Sayyid Ahmad Khan in 1875 AD, Hidayatullah Khan founded the Muhammad Anglo-Oriental College at the Aligarh। उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने भी उनके लीडरशिप के अंदर, हिदायतुल्लाह खान ने 1875 में अलीगढ़ शहर में एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ये कॉलेज धीरे धीरे 1920 में एक यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लिया और विश्वविद्यालय की पहले कुलपति सुल्तान कौन था, यहाँ पर
जहाँ बेगम थी। धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी ने बहुत उन्नति की और बहुत सारे मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज स्थापित किए हैं। आज इस विश्वविद्यालय में लगभग 30,000 विद्यार्थी हैं, जो लगभग यहाँ के 80 शिक्षण विभाग भी हैं। ऐसे में ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक इट। Thank you once again.